राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलबुर्गी में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करके कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव होने हैं। राज्य की 175 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 13 मई को शुरू होने वाला है और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। 60 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल को होंगे। भारत चुनाव आयोग ने शनिवार को घोषणा की, राज्य में एक ही चरण में चुनाव होंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर से बड़ी कटौती की है। इस कटौती के साथ ही केंद्र सरकार ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में रेहड़ी पटरी वालों की उनकी दुकान चलाने के लिए जगह मुहैया कराने के लिए एक सर्वेक्षण कराने की घोषणा की। 80 और 90 के दशक में अपने हिट गानों और भक्ति संगीत के लिए मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बाजार सहभागियों के लिए व्यापार और सुगम बनाने के वास्ते कई उपायों को मंजूरी दे दी। जिले में बहराइच सीतापुर मार्ग पर स्थित एक रिजॉर्ट में निर्माणाधीन छत ढहने से 2 मजदूरों की मौत हो गई तथा अन्य 9 घायल हो गए। भारतीय सेना ने पश्चिमी क्षेत्र में जमीनी अभियानों में मदद करने के लिए राजस्थान में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का अपना पहला स्क्वाड्रन स्थापित किया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। पीएम मोदी ने नगर कुरनूल तेलंगाना में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि तेलंगाना को हमारे देश में गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का विकास एनडीए की प्राथमिकता रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस पर निशाना साधा और कहा कि इस बार सभी लोकसभा की सीटों पर भाजपा का कमल खिलाना है ताकि तेलंगाना का विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि बदलाव की एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी। साथियों, तेलंगाना को हमारे देश में गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना का विकास ये एनडीए की, मोदी की प्राथमिकता रहा है। लेकिन इन 10 वर्षों में हमने ये भी देखा कि कैसे तेलंगाना चक्की के 2 पार्टों में पीसता रहा है। एक पार्ट कांग्रेस का और दूसरा पार्ट बीआरएस का। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। जब यहां ज्यादा संख्या में बीजेपी सांसद चुन करके आएंगे तो कांग्रेस को भी अपनी मनमानी करने में बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए इस बार तेलंगाना में सभी लोकसभा की सीट भाजपा का कमल खिलना चाहिए। और आपको एक बात और भी याद रखनी है, तेलंगाना के लोगों की बात सीधी मुझ तक दिल्ली में पहुंचे, इसके लिए मुझे यहां सभी सांसद जीत करके आए तो बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी ताकि मैं आपकी अच्छी सेवा कर सकूं। जब यहां बीजेपी के सांसद होंगे तो आपकी तकलीफ, आपकी आशा आकांक्षा ज्यादा तेजी से मुझ तक पहुंच पाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर अपेक्षा पूरी करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। बदलाव की एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी।
लेकिन पिछले 10 वर्षों में पहली बार गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट खुले, पहली बार करोड़ों गरीबों को पक्के मकान का सुख मिला, पहली बार गरीब को टॉयलेट, नल से जल, बिजली का कनेक्शन, मुफ्त वैक्सीनेशन, ऐसी अनेक सुविधाएं गरीब के घर तक पहुंची। पहली बार लाखों गांवों ने रात में बिजली का उजाला देखा। इसी बदलाव का परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में पहली बार 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ऐसा ही तेज बदलाव हम सबको मिलकर तेलंगाना में भी लाना है। भारत के निर्वाचन आयोग ने देश का भविष्य तय करने वाले आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्य विधानसभा चुनाव की भी घोषणा कर दी है। दर्शकों को बता दें कि चुनाव के 7 चरणों में कराए जाने पर आयोग द्वारा सहमति जताई गई है। चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और आने वाले चुनाव के लिए पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं। चुनाव का पर्व सही अर्थों में देश का गर्व है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। So now we'll be announcing schedule in 3 phases. First, for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country जहां बाई-पोल होना अभी है ड्यू। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। बट ऑल दी 26 assembly constituencies will go to the by poll so that during this election itself we can complete this entire process. साथियों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं। सिक्किम जो 2 जून को with 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा 24 जून with 147 assembly constituencies, Arunachal Pradesh on 2nd of June with 60 assembly constituencies, Andhra Pradesh on 11th June 24 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They will be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. So now when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of Gazette notification would be 18th of April 2024 और date of poll would be 13th May 2024. तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13th May 24 को होगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी। 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल। इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल। उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड इन phases and first phase would be on 18th April and date of poll would be 13th May. 5th phase में होगा second phase of the assembly of Odisha 26th April and 20th May. Then 6th phase and 7th phase also Odisha would have the assembly elections. 6th phase being on 29th April and 25th May elections. Coming to the general elections to the Lok Sabha, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है। 543 parliamentary constituencies, of which 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग। छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1,
We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है. सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस. ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा. तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है. सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification और date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे. सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे. फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा. इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा. राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे. फोर्थ फेज में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा. इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, North East would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी. 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी. बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी. काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. इट विल लुक लाइक दिस, विच इज इन फ्रंट ऑफ यू. एंड फेज 5 में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल. फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा. लास्ट फेज 7th फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन 7th of May and polling on 1st of June. तो लास्ट पोलिंग वुड बी ऑन 1st of June एंड काउंटिंग ऑन 4th. एंड इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा. This is how the map will look. Yellow denotes the first phase and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है. जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी. 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी. और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, Bihar and West Bengal. With this, friends, I end my address and
थैंक यू वेरी मच। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में लगभग 513 करोड़ की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में जहां देश ने विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, वहीं देश को सुरक्षा का बेहतर माहौल भी दिया है। सीएम ने बताया कि शासन की नीतियों के माध्यम से हर जनपद में निवेश आ रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं और राज्य तेजी से प्रगति कर रहा है। मुरादाबाद में आज यहाँ पर दशकों पूर्व जो मांग यहाँ के जनता जनार्दन ने की थी विश्वविद्यालय की, आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और साथ साथ मुरादाबाद के साथ साथ मिर्जापुर में भी दूसरे विश्वविद्यालय का शिलान्यास हम कर रहे हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। इन दोनों के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज मुरादाबाद में विश्वविद्यालय के साथ ही 513 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। होली के पहले मुरादाबाद के बहनों और भाइयों के लिए मैं हृदय से बधाई का ये उपहार लेकर के हम लोग आए हैं। मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, यहाँ के विधायक जी, यहाँ के महापौर जी आए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और इसके साथ ही माँ विंध्यवासिनी के धाम में भी माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी वहाँ केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, आशीष पटेल जी, रजनी तिवारी जी, हमारे वहाँ के माननीय विधायकगण, इन सब के द्वारा वहाँ पे संपन्न हो रहा है। मैं मिर्जापुर की भी जनता जनार्दन को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ। बहनों और भाइयों, यहाँ पर जो हम ये राज्य विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, यह यहाँ की आवश्यकता की दशकों पूर्व जो मांग थी, इसके लिए 50 एकड़ भूभाग हमने प्रदान किया है। दोनों विश्वविद्यालय के लिए पहले चरण में 180 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं और इसके बाद सेकंड फेज में इसको और विस्तार देकर के वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में हम लोग स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। और इसी के लिए आज हमें यहाँ की अपनी हस्तशिल्प के लिए, कारीगरी के लिए विख्यात मुरादाबाद में मुझे आना पड़ा है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं मिर्जापुर में भी जाऊं, क्योंकि वहां मां विंध्यवासिनी के धाम में आशीर्वाद भी मिलता और मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी अब तो लगभग बनने की ओर अंतिम चरण में चल रहा है। और अभी अप्रैल में 9 अप्रैल से ही वासंतिक नवरात्रि का आयोजन भी होने जा रहा है। लाखों श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के धाम में आएंगे वहां पे मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इनके साथ ही मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण का संकल्प पत्र था कि हर कमिश्नरी में एक राज्य विश्वविद्यालय होगा, ये पूरा हो जा रहा है। मुरादाबाद और मिर्जापुर के साथ ही पूरा हो जा रहा है। कल ही हम लोगों ने, उच्च शिक्षा मंत्री जी मेरे साथ में थे, उच्च शिक्षा के राज्य मंत्री जी भी मेरे साथ में थी, बलरामपुर में भी हम लोगों ने देवीपाटन मंडल का एक विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी है। आप सोचिए, हम विकास की बात करें और उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य की चर्चा न करें, ये तो मजाक होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जहां देश ने विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, दुनिया में सम्मान बढ़ाया है, सुरक्षा का बेहतर माहौल देश के अंदर दिया है, नए निवेश और नए डेस्टिनेशन के रूप में भारत हर एक क्षेत्र में उभरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कहीं एम्स, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वाटरवे, इन सब का निर्माण का कार्य हो रहा है। 6 लेन 4 लेन के हाईवे भी बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं। ये सभी कार्य जहां द्रुत गति से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शासन की जो नीतियां हैं, आज हर एक जनपद में उसके माध्यम से निवेश आ रहा है। अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी 19 फरवरी को संबल में आए थे और संबल में
कल की धाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया तो लखनऊ जाकर के 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों का शिलान्यास भी किया। हम रोजगार भी दे रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। मुरादाबाद का एयरपोर्ट भी प्रारंभ हो चुका है, बधाई आपको। यहां पे वायु सेवा के साथ आप जुड़ चुके हैं, हम लोग वहीं पे लैंड किए हैं अभी। और ये पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के साथ एक कार्य चल रहे हैं, और इसलिए पूरे देश से एक आवाज आ रही है, एक ही स्वर है पूरे देश में कि 2024 में फिर एक बार। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत कालकाजी में 3024 फ्लैट गरीब मजदूरों को पहले ही दे चुके हैं, और यह खुशी की बात है कि जेलरवाला बाग जो चांदनी चौक लोकसभा में है वहां 1078 फ्लैट तैयार करके आज उनकी अलॉटमेंट लेटर दे दी गई है। वहीं सचदेवा ने कहा कि 318 झुग्गी झोपड़ियों को आइडेंटिफाई किया गया है और उन्हें भी मकान देने की तैयारी पूरी की जा चुकी है, जिनमें गोल्डन पार्क, रामपुरा, अशोक विहार इत्यादि शामिल हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 1500 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें फ्लैट का लाभ सीधे मिलेगा। अभी 2 दिन पहले स्वनिधि योजना के अंतर्गत सभी रेहड़ी पटरी वालों से जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे तो उन्होंने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान उस योजना का उल्लेख करते हुए कहा था कि हजारों मकान तैयार हैं और हम दिल्ली की जनता को 3024 फ्लैट कालकाजी में दे चुके हैं और बाकी भी हम देने वाले हैं। मुझे आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है, लगातार इस योजना पर काम चल रहा है और आज जेलर वाला बाग जो कि चांदनी चौक लोकसभा का हिस्सा है, वहाँ 1675 आवास बनकर तैयार हुए हैं। उस योजना के अंतर्गत जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आज 1078 लोगों को अलॉटमेंट लेटर दे दी, जिनके कागज पूरे थे, बाकी पे काम चल रहा है। लेकिन मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि दिल्ली के 1078 ऐसे झुग्गीवासी भाई बहन, उनको आज अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिए गए हैं डीडीए द्वारा और वो अब उस बेहतरीन मकान में रह सकते हैं। 2 बेडरूम का मकान है, बाथरूम है, टॉयलेट है, किचन है और उसके साथ साथ 318 ऐसे एलिजिबल जो जे डेवलपर्स हैं, ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं, वो भी आइडेंटिफाई कर दी गई हैं, जहां पर जल्दी उनको भी मकान दे दिया जाएगा। वो है गोल्डन पार्क, रामपुरा, अपोजिट माताजी जयपुर पब्लिक स्कूल, अशोक विहार इत्यादि। और इसमें भी लगभग 1500 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको सीधा लाभ मिलेगा। और आज जो 1078 फ्लैट दिए गए हैं, इससे सीधा 8500 लोग प्रभावित हैं जिनको ये लाभ मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज डीडी ने किया है कि उनको अलॉटमेंट लेटर दे दिए गए हैं, वो अपने आशियाने में शिफ्ट हो रहे हैं और शीघ्र ही आप जाके देखेंगे तो उनको कितना उल्लास और कितना उमंग है। उसके साथ साथ मैं माननीय उपराज्यपाल साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए भी 4000 झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए कलंदर कॉलोनी, दीपक कॉलोनी और दिलशाद विहार कॉलोनी जगह अलॉट कर दी गई है और इन 4000 झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए वही मकान बनाने की आज उन्होंने ऑर्डर कर दी है और मुझे लगता है कि जल्द ही हम उनके लिए भी वो मकान बना के दे पाएंगे, जैसे कालकाजी में दिए और जैसे आज जेलर वाला बाग में दिए हैं। एक बहुत बड़ा काम दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक तरह से वादा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हम करके दिखाएंगे, हमने करके दिखाना शुरू कर दिया है। कालकाजी में हम पिछले साल दे चुके थे, आज 1078 लोगों को दिया और लगातार इस काम को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में 1,75,714 रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं जिनको स्वनिधि योजना का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाभ दिया। और मैं ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस पर पैसा कितना खर्च किया, उनको कितना पैसे की मदद की गई है, वो है 238 करोड़ 51 लाख। मैं एक बार फिर जेलर वाला बाग में जो 1078 परिवारों को फ्लैट आज अलॉट हुए हैं उसका मैं स्वागत करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ
माननीय उपराज्यपाल साहब का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने 3 नई कॉलोनियों में 4000 झुग्गी वालों के लिए आज सौगात दी है कि उनके लिए भी जल्दी फ्लैट बनकर तैयार होंगे। और हमारा ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, मैं फिर कह रहा हूँ, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। हमारे मैनिफेस्टो के जो वादे हैं वो हमने पहले भी पूरे किए, आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विषय में जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 63वां और आखिरी दिन है। वहीं जयराम रमेश ने बताया कि 63 दिनों में 110 जिलों से होकर 16 राज्यों से गुजरते हुए आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है। उन्होंने इस यात्रा को वैचारिक यात्रा करार दिया। तो साथियों, आज 63वां दिन है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आखिरी दिन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंतिम कार्यक्रम चैत्य भूमि में होगा, क्योंकि हमारे संविधान के प्रस्तावना जो प्रीएम्बल है उसके पहले लाइन में लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये पहला लाइन है। जनवरी 14 को थोबाल जो इम्फाल के पास है, वहां से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई और 63 दिन के बाद 110 जिले से होकर, हमारे देश के 110 जिले से होकर 16 राज्यों से होकर आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। 6000 किलोमीटर लंबा ये यात्रा है। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा राहुल जी ने की 2022 और 2023 में, और अभी 2024 में उन्होंने 6000 से भी ऊपर किलोमीटर लंबा मणिपुर से लेकर मुंबई की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। मैं समझता हूं ये एक वैचारिक यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है, राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक मकसद है, पर यह विचारधारा का यात्रा है। ऐसी यात्रा चलते रहेंगे, ये लंबे समय तक हमें लड़ना पड़ेगा, चुनौती गंभीर है, हम तैयार हैं। और भारत जोड़ो यात्रा ने एक शुरुआत की है, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ है, आगे भी आप देखेंगे ऐसे यात्राएं होती रहेंगी। पिछले 63 दिनों में राहुल गांधी जी ने हमारे देश के सामने कांग्रेस पार्टी की 5 न्याय एजेंडा रखी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभ हैं: युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और हर एक न्याय को लेकर हमने 5 गारंटियां दी हैं। हमारे 5 न्याय हैं और 5 न्याय से संबंधित हमारे 25 गारंटियां हैं। 5 साल के लिए हम जनादेश मांग रहे हैं। 5 न्याय पूरा करने के लिए 25 गारंटियों के द्वारा, यानी कि 5-5-25, यही 2024 के चुनाव के मुद्दे हैं। नागपुर में 28 दिसंबर को हमने एक रैली की थी। हम हैं तैयार, उस रैली का नारा था, और हम हैं तैयार। हम हैं तैयार चुनावी मुकाबला के लिए बीजेपी के साथ और विचारधारा की मुकाबला आरएसएस के साथ। हमको दोनों करना है, एक चुनाव लड़ना है और उसके बाद ये विचारधारा की लड़ाई को हमें बरकरार रखना है। तो मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे संगठन के लिए, हमारे देश की राजनीति के लिए बहुत फायदेमंद हुआ है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।